इस चैप्टर में विद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग विद्युत विभव के बारे में जाने थे और द्विध्रुव के बारे में आगे इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी तो हम लोग आगे इसमें आज दूसरा पार्ट है इसका, तो आगे हम लोग इसमें पढ़ने वाले एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक। कैसे चालक होना चाहिए? आवेशित गोलीय। और चालक कैसा है? खोल। खोल मतलब है खोखला, अंदर से क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। के कारण विभव का मान बताना है और उसमें तीव्रता बताना है। तीव्रता मतलब हो गया कि विद्युत क्षेत्र बताना है। ठीक, इसके पहले हम लोग देखे थे इसके पिछले वाला चैप्टर में कि अगर कोई चालक है, चालक कैसा है? खोखला नहीं है, सॉलिड है, ठोस है, मतलब अंदर से भरा हुआ है। इसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, इसके सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान और इसके सतह के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान देखे थे। लेकिन अब यहाँ पर कैसा चालक है? खोखला चालक है। अब खोखला चालक के कारण से हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान देखने वाले हैं। तो इसके सतह पर भी देखने वाले, इसके बाहर भी देखने वाले हैं और इसके अंदर भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? हेडिंग डालना। हेडिंग डालने के बाद अब यहाँ पे हम जो लिखवाने जा रहे हैं वहाँ उस चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान देखेंगे के लिए मान लेते हैं कि माना कि ये लिखना शुरू कीजिए, मतलब लिखना बाद में लेकिन जो हम बोल देते हैं कि माना कि एक खोखला गोला है जिसका त्रिज्या कैपिटल आर है। तो खोखले गोले के केंद्र से गोले के केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान, सॉरी, x दूरी पर विभव तथा विद्युत क्षेत्र का मान, विभव तथा विद्युत क्षेत्र का मान। चलिए देखते हैं क्या हो। सबसे पहले हम खोखला गोला ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया गोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये गोले में इसका केंद्र यहाँ पे, इसके सतह पर आवेश कितना है? Q है। इसके सतह पर आवेश प्लस Q है मान लेते हैं। तो इससे x दूरी पर बताना है विद्युत क्षेत्र का मान। अब यहाँ पे क्या करते हैं? x दूरी अभी हम यहाँ पर सतह के बाहर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बिंदु P है जहाँ से इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? x है। और इसका जो त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, वो कितना है? कैपिटल R है। ठीक है, अब इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान, विभव का मान बताना है। तो विभव का जो मान होता है, हमें पता है ये एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। बिंदु आवेश की तरह काम करेगा मतलब हम लोग मान के चलते हैं जब ये इसके आवेश कहाँ पे रहते हैं तो ये कुल आवेश कहाँ पे रहता है? इसका बिंदु आवेश की तरह काम करता है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, चलिए इधर दिखा देते हैं कि अगर कोई आवेश Q है तो उससे R दूरी पर अगर कोई विभव का मान पूछता है तो V बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है? Q बटे R होता है। इस तरह से अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर P बिंदु पर विभव का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? तो V बराबर K Q और यहाँ R की जगह क्या दिया हुआ? X दिया हुआ, तो Q बटे कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। तो ये विभव का मान हुआ X दूरी। अगर हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है, चाहे हम लोग बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो उसके लिए विभव और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध हम बता चुके हैं। विभव और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध बता चुके हैं जो कि E बराबर पढ़े थे हम लोग dV बटे डी। अब यहाँ से क्या करते हैं, जब यहाँ पर V का मान रखेंगे तो देखते हैं E का मान कितना आएगा। माइनस dV बटे dx और V का मान kx kq बटे, इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला बता दिया गया है किस प्रकार से करते हैं। जो भी अचर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी अचर पद रहता है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर, सॉरी डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं।
क्या बोलते हैं, के क्यू, ये बदलने वाला नहीं है, एक्स बदल सकता है, तो के क्यू को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर जो बचेगा क्या बचेगा, 1/x, और 1/x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर -1। घात का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन में घात का फॉर्मूला बताए थे कि d/dx, अगर x का घात n रहता है तब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1। इतना घात रहेगा वो आगे में लिख देते हैं, और एक घात क्या हो जाता है, x का कम हो जाता है। ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो n की जगह कितना है, n की जगह है -1, n की जगह -1 है, तो माइनस के क्यू का डेरिवेटिव, तो n की जगह -1 है तो आगे में क्या आएगा, -1 इंटू एक्स के पावर, -1 में से 1 एक घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई बराबर कितना निकल के आएगा, के क्यू बटे, ये एक्स के पावर -2 है, नीचे में लिखेंगे तो प्लस में लिखाएगा, ई बराबर कितना निकल गया है, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। ई बराबर निकल के आया के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। एक खोखले गोले के कारण अगर सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो ई बराबर कितना होता है, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग सतह पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान, अगर सतह पर निकालेंगे तो कितना होगा, सतह पर कितना होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। विद्युत विभव तथा क्षेत्र गोले के सतह सतह पर अगर देखते हैं तो सतह पर यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x के जगह कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, दोनों में x के जगह कितना हो जाएगा, सतह पर जो विभव का मान होगा, सतह पर जो विभव का मान होगा, सतह पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, k क्यू बटे, यहाँ पर x था तो x की जगह कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या R है। अब अगर सतह पर अगर पूछा जाए, सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जाए, तो जो सतह पे होता है, तो गोले के विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं हम लोग सतह पे। तो जो सतह पे विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र होता है, तो सतह पर विभव का मान कितना होगा, और विद्युत क्षेत्र अभी हम लोग निकाले थे कि सतह के बाहर ई बराबर कितना होता है, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दूरी कितना हो जा रहा है, अब जैसे अब सतह पे आ गए ना, ये गोलाकार आकृति थी, ये बाहर में एक दूरी था, अगर सतह पे निकाल रहे हैं तो ये दूरी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखा जाएगा, यहाँ पे जो एक्स है, इस x की जगह यहाँ पे r हम लोग रख देंगे तो के क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग सतह के, गोले के सतह के अंदर बात करते हैं, तो गोले के सतह के अंदर विभव तो सेम ही रहेगा, जो गोले के सतह के अंदर है वो विभव उसमें सेम रहेगा, के क्यू बटे आर ही रहेगा। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है, इसके पहले भी बताए थे कि गोले के सतह के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो गोले के सतह के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो शून्य होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग 4-5 पॉइंट देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं सतह के, अगर बात कर रहे हैं सतह के बाहर विभव का मान, तो के क्यू बटे एक्स हो जा रहा है। विद्युत क्षेत्र का मान बात कर रहे हैं तो के क्यू बटे एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। अगर हम लोग सतह पर बात कर रहे थे, विभव का मान के क्यू बटे आर हो जा रहा है, और विद्युत क्षेत्र का मान के क्यू बटे आर स्क्वायर हो जा रहा है। लेकिन अगर सतह के अंदर बात कर रहे हैं तो विभव का मान के क्यू बटे आर ही रह रहा है। लेकिन अगर हम लोग सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान बात कर रहे हैं तो उसका मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, जो पिछले क्लास में भी, पिछले चैप्टर में भी हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, सबको नोट डाउन कर लेना। आगे हम लोग का जो टॉपिक है, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना। अब देखो पहले तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग समझेंगे, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो कार्य करने की क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं,
स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पहले से ये चीजें हम लोग जानते हैं। जो कार्य होता है वही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्य को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन के दौर होता है, उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि विभव के परिभाषित से प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है वो बी बिंदु पर का विभव भी है। अनंत से आवेश Q को बिंदु B तक लाने में संपादित कार्य अर्थात उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर की स्थितिज ऊर्जा Q की स्थितिज ऊर्जा, अगर Q2 की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2 का स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा V V सॉरी U बराबर विभव इंटू आवेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा KQ बटे, देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ऐसा कीजिए, सबसे पहले हेडिंग डालना। क्या हेडिंग डालना है, तो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले मानना है, लिखना है। अब क्या लिखना है उसको समझना है। पहले हम लोग एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो देखो प्रति एकांक आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य पर विभव जो उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, V मान रहे हैं। अतः आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में संपादित कार्य अर्थात Q2 की स्थिति ऊर्जा, इसको कार्य बोले या Q2 को स्थिति ऊर्जा बोले, दोनों का मतलब वहां पे समान है। दोनों का मतलब वहां पे क्या है, समान है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ये बचता है कि यहाँ पे अगर पहले से कोई विभव है, पहले से क्या है, यहाँ पे विभव है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं अभी Q2 आवेश नहीं है, तो Q1 के कारण जो इस बिंदु पर विभव होगा उसका मान हम लोग क्या लिखेंगे, पहले उसको डिफाइन करेंगे, बी से दिखाएंगे। अब वैसे इससे दूरी कितना आर है, तो इसका मान क्या होगा, के Q1 बटे आर हो जाएगा। इसलिए कि अगर Q1 यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, इसके आर दूरी पर जो विभव का मान होगा के Q1 बटे आर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई दूसरे आवेश को अनंत से बिंदु B तक ला रहे, तो अब जैसे कि यहाँ पर ये आवेश है तो एक बल भी लगेगा, तो इस पर हम लोग का कार्य करना पड़ेगा। यहाँ से मान लो Q2 एक अनंत पर आवेश है जिसको यहाँ से B बिंदु तक लेके आ रहे, तो लेकर आने में अभी से एक कार्य करना पड़ेगा, इसलिए कि उस पर एक्सटर्नल बल लगाना पड़ेगा। इसलिए कि यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ था तो यहाँ पे एक विभव पहले से उत्पन्न था, तो अभी से इस पर कार्य करके ही यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो जो कार्य करके यहाँ पे लाने में जो कार्य करेंगे वही कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। वही कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, लिखना है कि माना कि एक आवेश, माना कि एक आवेश Q1 बिंदु A पर है। माना कि एक आवेश Q1 बिंदु A पर है। आवेश से R दूरी पर, उस आवेश से R दूरी पर बिंदु B, आवेश से R दूरी पर बिंदु B पर विभव भी है। आवेश से R दूरी पर बिंदु B पर विभव भी है। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होता है। किया गया कार्य ही बिंदु B का स्थितिज ऊर्जा होता है। किया गया कार्य ही बिंदु B का स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या बोले हम कि अनंत से आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, इतना लिख लेना है। अब आते हैं, अब इसको डायग्राम यहाँ से नहीं बनाना है, डायग्राम हम इधर बना रहे हैं। सबसे पहले काम क्या हो रहा है, सबसे पहला काम हो रहा है कि हम एक आवेश को, सबसे पहले काम क्या हो रहा है कि एक आवेश ले रहे हैं, कितना, Q1 बिंदु A पर, और इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु B ले रहे हैं,
जिस पर विभव कितना है भीतर। सबसे पहले विभव का मान लिख देते हैं। तो विभव का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। विभव का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि v बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, k q1 बटे दूरी। तो दूरी कितना है यहाँ से r है, तो k q1 बटे r हो जाएगा। ठीक। अब होता क्या है, जब हम लोग एक आवेश Q2 को कहीं पर कहाँ पे, अनंत 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 पे है, तो कहाँ पे ला कर रख रहे हैं, तो उसको बिंदु B पर ला कर रख रहे हैं। यहाँ पे आवेश को ला ले रहे Q1 को, यहाँ पर Q2 आवेश Q2 को यहाँ पर B बिंदु पर ला रहे हैं। तो अब ऐसा है कि B बिंदु पर जब लाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य का जो फॉर्मूला होगा अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि V बराबर कितना होता है, V बराबर कितना होता है, तो V बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, W बटे Q। कौन से ये Q होता है, जिस आवेश को लेके आते हैं। तो कौन सा आवेश को लेके आ रहे हैं, Q2 आवेश को ले आ रहे हैं। तो यहाँ से W बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, V इंटू Q2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि V2 का मान रख देंगे। यही जो कार्य होता है, वो चीज याद रखना है कि यही जो कार्य होता है वही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। यही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। और V का मान क्या है, K Q1 बटे R इंटू Q2। स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, तो बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा का मान, तो बिंदु B पर, ये बिंदु B का स्थितिज ऊर्जा निकाले, तो बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा का मान जो निकल जाएगा क्या आएगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको ऐसे नहीं लिख के, बिंदु B नहीं लिख के, यहाँ पर ये इंडिकेट कर देते हैं कि ये किस आवेश का स्थितिज ऊर्जा है। दूसरा आवेश का किसके कारण, 1 के कारण U21 से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, U21 से। अगर ऐसे ही, अब इसको आगे नहीं बता रहे, लेकिन ऐसे ही अगर बिंदु बिंदु किस पर, बिंदु आवेश Q1 पे अगर स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे आवेश Q2 के कारण, तो उसका भी मान सेम ही होगा, K Q1 Q2 बटे R हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला निकल के आगे सब के सब यहाँ पर सेम हो रहा है, मतलब इसको डायरेक्ट U ही लिख देते हैं। U बराबर 21 भी होगा और 12 भी होगा, जो कि U का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आ गया, U बराबर K Q1 Q2 बटे R, R हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आएगा K Q1 Q2 बटे R। जब दो आवेश है तो उसके बीच का स्थितिज ऊर्जा, या तो बिंदु B पर बोलो या बिंदु A पर बोलो, दोनों पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, समान होगा। दोनों पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, समान। इस बात को ध्यान रखना। कुछ कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ा, चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। उसको लिखना नहीं, हम साइड में यहाँ पर लिख रहे हैं। पढ़ चुके हैं हम लोग कि अगर दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। इस पर एक कूलम्ब बल लगता है। उस कूलम्ब बल का मान क्या लिखते हैं, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक। अगर यही दो आवेश है, इसको कोई आवेश 1 पर या 2 पर किसी पर भी बात करते हैं, तो उसको स्थितिज ऊर्जा का जो मान हो गया, अब क्या निकल गया, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर की जगह क्या हो गया। ठीक। ये दो कॉन्सेप्ट हो गया एक डायग्राम से। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक आवेश Q है, तो इससे R दूरी पर दो चीज निकालते हैं। इससे R दूरी पर दो चीज निकालते हैं। इससे R दूरी पर दो चीज निकालते हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, जो क्या होता है K Q बटे R होता है। दूसरा इस पर विभव निकालते हैं, R स्क्वायर होता है। जो विभव निकालते हैं उसका मान क्या होता है, K Q बटे R होता है। ये चार कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अभी तक हम लोग ये चीजें पढ़े, यहाँ पे दो, यहाँ पे। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। इसको पढ़ना,
आगे दिया अनेक आवेशों के कारण, अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव, अनेक आवेशों के कारण एक निकाय में विद्युत विभव बोले स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। एक अनेक आवेशों के कारण एक निकाय में स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। अब यहाँ पर जब स्थितिज ऊर्जा एक पूरा निकाय का बताएंगे, हर एक के बीच में एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगा हर एक आवेश के कारण। मान लीजिए 3 गो आवेश दिया हुआ है Q1 Q2, तीनों आवेश तीनों बिंदुओं पर स्थित है। इस प्रकार निकाय में आवेशों 3 जोड़े संभव स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थितिज ऊर्जा का मान किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे उसको यहाँ पे देखेंगे। सिंपल इसी को लिख लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। सबसे पहला क्या करना है, हेडिंग डालना है। इसको समझा देते हैं। हेडिंग डालने के बाद मान लेना है कि यहाँ पर 3 आवेश है, ये लिख लेना है। माना कि 3 आवेश Q1 Q2 Q3 है। Q1 Q2 तथा Q3 3 बिंदुओं पर स्थित है, 3 बिंदुओं पर स्थित है। तो उस निकाय का स्थितिज ऊर्जा, तो उस निकाय का स्थितिज ऊर्जा इतना लिख लेना है। देखो एक आवेश को यहाँ पर दिखा दिया गया, एक आवेश को यहाँ पर दिखा दिया गया। दूरी को कैसे दिखाएगा, ये दोनों के बीच की दूरी को हम लोग R12 से दिखा रहे हैं, ये दोनों के बीच की दूरी को R13 से दिखा रहे हैं, ये दोनों के बीच की दूरी को R23 से दिखा रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा जितना भी कॉम्बिनेशन बनेगा, सारे कॉम्बिनेशन के बीच में स्थितिज ऊर्जा का मान लिखा जाता है एक निकाय के अंदर। पहले तो एक Q1 से Q2 के बीच में, एक Q1 से Q3 के बीच में, और एक बचेगा Q2 से Q3 के बीच में। चलिए यहाँ पर लिख लिया गया Q1 से Q2 के बीच में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, K इंटू के की जगह लिखा गया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी क्या है, R12। वैसे स्थितिज ऊर्जा का मान K Q1 Q3, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में तो Q1 Q3 बटे इस दोनों के बीच की दूरी कितना है, R13। ठीक है। वैसे ही एक और बच गया Q2 और Q3 के बीच में, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, 1/4 पाई Q2 Q3 बटे R23। उसके बाद क्या कर देना है, कुल निकाय का अगर स्थितिज ऊर्जा है इस लाइन को लिख लेना है, निकाय का स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद सब तीनों को क्या कर देना है, लाइन से जोड़ देना है। तीनों को लाइन से जोड़ने से यही सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक, ये पार्ट को लिख लेना है। इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को लिखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है। क्वेश्चन मेरा क्या है समझना है। तो अगर मेरे पास 3 आवेश नहीं होके मेरे पास 4 आवेश है, मान लेते हैं कि एक यहाँ पर आयत है, वर्ग ही मान लेते हैं। अगर एक वर्ग मानते हैं, यहाँ पे वर्ग मान लिया, और इस पर आवेश जो रखा हुआ है वो Q1 है, इस पर जो आवेश रखा हुआ है Q2 है, इस पर जो आवेश रखा हुआ है Q3 है, इस पर आवेश रखा हुआ है Q4 है। इस वर्ग का लंबाई ए दे दिया है, वर्ग का लंबाई चलो R मान लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। इस वर्ग ये R है तो सबके सब यहाँ पर क्या होगा, R होगा। स्थितिज ऊर्जा का मान लिखना है, क्या लिखना है, स्थितिज ऊर्जा का मान लिखना है। चलिए नाम दे देते हैं ए, बिंदु को बी, फिर उल्टा दे दिए, यहाँ पर बी कर देते हैं दूसरा पे, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे हो गया डी। और स्थितिज ऊर्जा, इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा लिखना है। इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा लिखने के लिए जितना सबके बीच का स्थितिज ऊर्जा लिखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम, आप लोग को क्या लगता है कितना के बीच स्थितिज ऊर्जा होगा, तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं ए से बी। ए से बी लिखेंगे, चलिए यहाँ पर हम के ही लिख देते हैं के। इसमें आवेश कौन कौन सा है, ए टू बी में, तो यहाँ पे आवेश कौन कौन सा है, ए टू बी में। ए टू बी में जो आवेश है कौन कौन सा है, एक है Q1 Q2 बटे दोनों के बीच की दूरी कितना है, R। ये स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब आगे जो स्थितिज ऊर्जा होगा इधर लिख देते हैं, आगे जो होगा बी टू सी होगा। तो बी टू सी में अगर देखेंगे, बी टू सी में देखेंगे बी, और ये हो गया सी। बी से सी में जो विद्युत ऊर्जा का मान होगा कितना हो जाएगा, के Q2 Q3 बट ये दोनों के बीच की दूरी भी R।
अगर तीसरा देखेंगे कहाँ से कहा, सी से डी, तो सी से डी के बीच में देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान सी डी, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा सी डी, सी डी बराबर क्या हो जाएगा के, ये दोनों के बीच का आवेश कितना Q3 Q4 बटे आर हो जाएगा। वैसे ही स्थितिज ऊर्जा का मान डी से इसके बीच में ए के बीच में अगर लिखते हैं तो दिखाएगा, इसको ए डी भी लिख सकते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा ए डी का मान हो जाएगा के Q1 Q4 बटे ये दोनों के बीच की दूरी भी कितना है R। कोई और बच रहा है क्या? हाँ बच रहा है, यही तो ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ से Q1 से कॉम्बिनेशन इसके साथ लिए है Q3 के साथ, और इसके बीच का जो दूरी होगा वो कितना होगा, हमको पता है विकर्ण का जो दूरी होता है क्या होता है √2 इंटू आर होता है, अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई आर है तो ए से सी के बीच में, स्थितिज ऊर्जा किसके बीच में ए टू सी के बीच में क्या लिखाएगा के Q1 Q3 बटे इसके बीच की दूरी कितना है √2 इंटू आर हो जाएगा। अब एक और बच रहा है इसके बीच का कॉम्बिनेशन बी से डी के बीच में, बी से डी के बीच में भी ये भी विकर्ण ही है, इसका क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बी डी, बी डी स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा के Q2 Q4 बटे इसका भी दूरी कितना होगा √2 इंटू आर हो जाएगा। ठीक, ये सारा क्या कर देना है जोड़ देना है, तो वही कुल निकाय का स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो कुल U बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो, कुल U बराबर कितना हो जाएगा U ए बी प्लस U बी सी प्लस U सी डी प्लस U ए डी प्लस U ए सी प्लस U बी डी। छो को यहाँ पे क्या करना है जोड़ के लिख देना है, यहाँ पर सबका मान यहाँ पर लिख देना है, बाकी आप लोग लिख सकते हैं छह को लिखो, वही क्या हो जाएगा कुल निकाय का स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है, कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब एक भी किसी के साथ नहीं छूटना चाहिए, सबके साथ सबका कॉम्बिनेशन आना चाहिए स्थितिज ऊर्जा का मान निकालते समय। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा बोले या वर्क डन बोले, मतलब कार्य बोले, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक 3 स्टार लगा के रखना है, 3 स्टार मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ बातों को जानेंगे। सबसे पहले द्विध्रुव क्या होता है, तब जाकर द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। तो द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण दो चीजें होता है, द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण में खास कोई अंतर नहीं होता है, दोनों में सेम ही चीज लिख सकते हैं लोग। लेकिन सबसे पहला जो हेडिंग इसमें डालना है वो डालना है द्विध्रुव, मतलब हो गया उसका डिफिनीशन, जब बराबर परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे का अत्यंत अल्प दूरी पर रखते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग क्या कहते हैं द्विध्रुव। सबसे पहले हेडिंग डालना है द्विध्रुव। ठीक, सबसे पहले क्या हेडिंग डालना है द्विध्रुव, उसमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, और इसमें एक डायग्राम को दिखा लेना है। पहले इतना लिख लेना है जितना बोले, द्विध्रुव हेडिंग डालना है और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा लेना है। डायग्राम में क्या दिखाना है तो देखो उसके डिफिनीशन से दिखाएंगे, क्या लिखा हुआ है बराबर परिणाम, मतलब दोनों का मान क्या हो समान हो, लेकिन कैसा आवेश विजातीय आवेश, कैसा होना चाहिए विजातीय, विजातीय का मतलब होता है एक प्लस है तो दूसरा एक सजातीय होता है कि विजातीय होता है, सजातीय का मतलब होता है कि समान, दोनों के दोनों प्लस है दोनों को दोनों माइनस है। अगर विजातीय बोला है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, लेकिन मान में क्या होगा समान होगा। और बिंदु के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पर रख के तो उससे जो सिस्टम बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो सिंपल यहाँ पर इसी इसी को दिखा सकते हैं, इतना इसमें अभी दिखाने की जरूरत नहीं, इसके बाद वाला में दिखा। यहाँ पे क्या करना है दो आवेश रख देना है, यहाँ पर लाइन भी दिखाने की जरूरत नहीं था, लेकिन चलो दिखा दे कोई बात नहीं। यहाँ पर माइनस क्यू होगा, एक जगह क्या होगा प्लस क्यू होगा। जब जब दो विजातीय आवेश को कुछ दूरी पर रख देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, उसी को हम लोग द्विध्रुव कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं
द्विध्रुव कहते हैं। तो उसी को हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल इसको लिख लेना है। इतना दिखाने के बाद अगला जो हेडिंग होगा वो क्या होगा? विद्युत। अपना से लिख लेना है हेडिंग में, विद्युत लगा लेना है। वेट ए मिनट। अगला जो हेडिंग लिखना है वो क्या लिखना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हेडिंग क्या लिखना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला हेडिंग होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तब उसको कहां से कहां तक लिखना है? तो विद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश के परिणाम तथा उसके दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते थे? यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। इतना लिखने के बाद अब देखिए, इतना लिखने के बाद डायग्राम जो बनाना है, हम जो बता रहे हैं वैसे बनाना है। एक यहाँ पे आवेश, दो आवेश लेना है। द्विध्रुव का मतलब क्या बता दिया कि एक सिस्टम होता है जिसमें दो आवेश, समान आवेश होता है, मतलब विजातीय होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए तो एक माइनस होना चाहिए। और इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी, इसका बीच का दूरी हम ए ले सकते हैं, लेकिन हम 2a लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे, आगे चल के समझाएंगे कैसा लेने का रीजन क्या था। बहुत सारा डेरिवेशन क्या कर देता है, आसान कर देता है। इसके बीच का दूरी कितना है? 2a है। इसका बीच की दूरी कितना मान रहे हैं? 2a। हम ए नहीं लेके क्या मान रहे हैं? 2a मान रहे हैं। ऐसा लेने का रीजन है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। इसके बीच की दूरी 2a है। और जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, उसका एक दिशा होता है, वो एक सदिश राशि होता है। इसलिए वो एक सदिश राशि होता है, तो इसका एक दिशा होता है। दिशा किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर। माइनस से, इसको दिशा याद रखना है। दिशा जो होता है किधर से किधर? माइनस से प्लस की ओर होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, जो द्विध्रुव का जो दिशा होता है माइनस से प्लस की ओर होता है। और इसके बीच की दूरी कितना है? 2a। और द्विध्रुव को दिखाते कैसे? तो द्विध्रुव को हम लोग किससे? पी से दिखाते हैं, पी सदिश से। द्विध्रुव को किससे दिखाते हैं? पी सदिश से। अगर मान लेते हैं दूरी को दिशा दिखाना है, तो इसको हम लोग पी का जो मान होता है, जो पी का मान होता है, या सदिश रूप में लिखो या सिर्फ पी ही लिख देते हैं। तो पी का जो मान होता है क्यू इंटू 2a के क्या होता है? बराबर होता है। क्यू इंटू 2a के बराबर होता है। आवेश और दोनों के बीच की दूरी का क्या होता है? गुणनफल के बराबर। 2a क्या है? दोनों के बीच की दूरी। लेकिन हम 2a क्यों लिए है, उसका एक रीजन है, वो आगे हम लोग समझेंगे। ठीक, तो P बराबर Q इंटू 2a के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट था। द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बच्चे लोग भूल जाते हैं पढ़ने के बाद, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। अभी हम आदत पहले ही बता रहे थे, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है कैसा राशि होता है? सदिश राशि होता है। तो पहला पॉइंट लिखना है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। दिशा के बारे में लिख लेना है, जिस इसका दिशा अपना से लिख लेना है। इसका दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। आगे एक और पॉइंट लिखना है। तीसरा तीसरा पॉइंट लिखना है, इसका एसआई मात्रक कूलॉम मीटर होता है। कूलॉम मीटर क्यों होता है? तो यहाँ पे आवेश है, यहाँ पर क्यू इंटू क्या लिखे? दूरी। यहाँ पर कूलम, इसका आवेश कूलम हो जाता है, दूरी का आवेश मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा? कूलम मीटर होता है। इसका एसआई मतलब कूलम मीटर होता है। अन्य मात्रक भी दर्शाया जाता है। अन्य मात्रक क्या होता है? डेबाइट होता है, लेकिन आज तक कभी हम देखे नहीं, पूछे हुए थे, इसको अभी छोड़ देते हैं, खास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, तो यहाँ से 3 पॉइंट निकल के आया। किसके बारे में? द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे। एक तो ये सदिश राशि होता है, दूसरा इसका दिशा किधर से किधर होता है। तो दिशा का बात करेंगे तो द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम पर, कूलम इंटू मीटर होता है। कूलम इंटू मीटर होता है। अब देखो, दोनों ये क्या होता है? समान आवेश का होता है, इसीलिए एक क्या होता है? उदासीन होता है। द्विध्रुव आघूर्ण देखो, समान आवेश जब एक माइनस है, जितना उतना ही प्लस है, तो पूरा सिस्टम का लेंगे तो कुल आवेश का मान क्या होगा? 0 होगा। इसलिए ये क्या होता है? उदासीन होता है। तो प्रत्येक द्विध्रुव
मूलतः क्या होता है, उदासीन होते थे। एक और पॉइंट ऐड कर लो सब, प्रत्येक दीर्घ मूलतः उदासीन होता है। जब भी अगर सिर्फ डिफिनीशन का बात करेगा ना, तो ये सब पॉइंटेज जो है लिखवा रहे हैं ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम जो डिफिनीशन बताए दीर्घ आगुन का वो लिख लेना है और उसके साथ फॉर्मूला दिखा देना है, वही काफी है। ठीक, अगर एबीपी पूछेगा सिंपल, अगर क्या पूछेगा तो सिंपल पूछेगा कि दीर्घ आगुन का डिफिनीशन या परिभाषा वगैरह पूछेगा तब। ठीक, आगे से पढ़ना है। अब दीर्घ आघूर्ण के कारण जो विभव या विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विभव तथा विद्युत क्षेत्र का मान बताए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक एक कर करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने बेसिकली क्या सीखा, उसको एक बार क्या रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या सीखा, सबसे पहले हम लोग आज सीखे हैं कि एक खोखले गोले के कारण उसके बाहर उसके अंदर, एक खोखले गोले के कारण, यहाँ पे एक खोखला गोला था तो इसके बाहर, इसके सतह पर, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र और विभव का मान क्या होगा, तीनों स्थितियों में हम लोग ने देखा। उसके बाद हम लोग क्या जाने, उसके बाद हम लोग जाने किसके बारे में, तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में, कि अगर दो आवेश है Q1 और Q2, Q1 और Q2 कितना दूरी पर, R दूरी पर, Q1 और Q2 R दूरी पर, तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तीसरा हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े इसके बारे में, द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में क्या बताया गया कि अगर दो आवेश है, यहाँ दिखा है दो आवेश है, दोनों को दोनों आवेश समान होना चाहिए, परिमाण में क्या होना चाहिए, समान, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जो होता है Q इंटू 2a के बराबर होता है। P का जो दिशा होता है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। हम लोगों ने इतना यहाँ पर आज सीखा, और अगले क्लास में हम लोग इसका कुछ डेरिवेशन देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।